आज कौमी टेक्नोलॉजी डे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई साइंसी प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म साइंसी और तकनीकी तरक्की को जाहिर करने वाली एक नुमाइश का भी करेंगे इफ्तिताह। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर समेत कई शहरों में मेयर, काउंसलर के ओहदे के लिए हो रहे हैं वोटिंग। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर आज हाई कोर्ट में होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान इंतजामी इख्तियारात के तनाज़े पर भी आज सुना सकता है फैसला। अदालत महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 बागी एमएलएज की नाअहली मामले पर भी सुनाएगी अपना फैसला। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होगी यूथ 20 नुमाइंदों की मुशावरती मीटिंग। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट पर दी जाएगी तवज्जो। गोवा में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज है आखिरी दिन। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना दहशतगर्दी और ये कि तशद्दुद पर उतरने वालों को दी जाएगी सख्त सजा। और कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स आज आईपीएल में होंगे मद्दे मुकाबिल। कल के मैच में फिर नजर आई धोनी की आग। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है और इसका मकसद लोगों को हमारे मुल्क की साइंसी कामयाबियों की याद दिलाना है। ये दिन उन तमाम लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने साइंस की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को साइंसी बिरादरी की तरफ से मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि पहला एटमी तजर्बा 1974 में किया गया था और इसके बाद भारत ने 1998 में पोखरण न्यूक्लियाई तजर्बा किया। ये दिन इस न्यूक्लियाई तजर्बे की कामयाबी के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब 11 से 14 मई तक मुनक़िद होने वाले कौमी टेक्नोलॉजी डे के 25वीं सालगिरह की तक़रीबात का आगाज़ करेगी। इस काबिल फ़ख्र मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में साइंसी और तकनीकी तरक्की से मुतालिक 5,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। ये मुल्क में साइंसी इदारों को मजबूत करने और खुद कफील भारत के वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक है। जिन मंसूबों को संगे बुनियाद रखा जाएगा उनमें लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, हिंगोली, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर, उड़ीसा और मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के प्लेटिनियम जुबली ब्लॉक शामिल हैं। कौम के लिए वक्फ किए जाने वाले प्रोजेक्टों में डीनैम फ्यूजन मोबी डीनैम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी, मुंबई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट, विशाखापट्टनम नेशनल हैंड्रॉन बीम थेरापी फैसिलिटी, नवी मुंबई रेडियोलॉजिकल रिसर्च यूनिट, नवी मुंबई होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम और नवी मुंबई में खवातीन और बच्चों के अस्पताल की इमारत शामिल है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के मौके पर प्रोग्रामों और तकरीबात में अटल इनोवेशन मिशन AIM पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। AIM पवेलियन इस साल के कौमी टेक्नोलॉजी डे की थीम को उजागर करने वाले इख्तराई मंसूबों की नुमाइश करेगा। ज़ायरीन को लाइव टिंकरिंग सेशन देखने, टिंकरिंग सरगर्मियों में हिस्सा लेने और स्टार्टअप्स के जरिए शानदार इख्तरात और आलात देखने का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इस तकरीब के दौरान भारत में हालिया साइंसी और तकनीकी तरक्कियों की नुमाइश करने वाले एक एक्सपो का भी इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।
भारत कौमी टेक्नोलॉजी डे की 25वीं सालगिरह मना रहा है और इससे पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रगति मैदान में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के बारे में मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई है और विश्व गुरु बनने के लिए अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत की है। कौमी टेक्नोलॉजी डे की अहमियत को उजागर करते हुए मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य से खुसूसी बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बात करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, क्योंकि प्रधानमंत्री सर नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं और क्या माहौल बना हुआ है। हम इनोवेशन, स्टार्टअप्स और एक ऐसी फील्ड में जो पहले शायद सोचते भी नहीं थे लोग। नहीं, आपने ठीक कहा, बड़ा उत्सवमय माहौल है, लग रहा है जैसे इट्स अ फेस्टिवल। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे पहले तो भी मनाया जाता था, लेकिन इस बार इसका स्वरूप अलग है। एक तो हम 4 दिन तक इसका एक तरह की प्रदर्शनी चलेगी ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं, हमारे छात्र हैं, युवा हैं, वो आकर के इसका लाभ उठा सके, इसको देख करके कुछ नए आइडियाज़ गैदर कर सके। और हमारा ये सौभाग्य कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं को श्रेय जाता है कि आज विज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में हम सर ऊंचा करके पूरे गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि भारत अब अग्रणी श्रेणी में आया। अब अभी आपने देखा आपकी बगल में अंतरिक्ष वाला स्टॉल था, यहाँ ये स्टार्टअप्स हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली ए न्यू फिनोमिना। ये मोदी जी के कारण संभव हुआ, नहीं तो पहले स्टार्टअप और वो भी अंतरिक्ष में कभी किसी की कल्पना से बाहर था। वहाँ आपने देखा अर्थ साइंस, लोग जानते नहीं थे अर्थ साइंस का विभाग करता क्या है। वहाँ वो डीप सी मिशन, वो उसकी भी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की। तो मुझे लगता है कि पिछले गत 9 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके सहयोग और सहायता से जो भारतीय वैज्ञानिकों को, हमारे शोधकों को, हमारे स्टार्टअप्स को जो आउटलेट मिला, जो एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मिला, उसका ये नतीजा है कि इतना भव्य यहाँ पर आयोजन संभव हुआ है। एक चीज़ जाना है कि आपने कहा स्टार्टअप की बात हम बार कर रहे हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री का ये एक सपना था और आज हम इकोसिस्टम में 3rd नंबर पहुँच गए। आपको क्या लगता है कि आगे अगले 5 से 10 साल के अंदर हमारे स्टार्टअप कहिए, डिफरेंट इकोसिस्टम कहिए, या जो हमारा जो टेक्नोलॉजी प्रॉवर्स है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी ही आधार बनेगी भारत को विश्व गुरु बनाने में अगले 10-20 वर्षों में। और जहाँ तक स्टार्टअप्स का मूलतः संबंध है जो आपने उल्लेख किया, तो अब ऐसे दौर में हम आ चुके हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत तो 3रे दर्जे पर आ ही गया, जैसे आपने कहा। अब विदेशों में भी भारत के ही स्टार्टअप्स नए इनिशिएटिव लेकर के सामने आ रहे हैं। तो भारतीय मूल के स्टार्टअप्स और भारतीय मूल के जो हमारे बालक बालिकाएं हैं, उनको बड़ी इज्जत और बड़े सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी बनेगा भारत का एक तरह से एक रीज़न जिससे कि भारत विश्व गुरु बनेगा और यही इसी टेक्नोलॉजी के सहारे भारत आगे जाएगा। कैमरा पर्सन एम ए खान के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका के सरकारी दौरे पर उनका खैर मकदम करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ये इत्तला दी। व्हाइट हाउस ने बुध को एक बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका का दौरा करेंगे और अमेरिकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन उनके एजाज में एक सरकारी इशाइया की मेज़बानी करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये दौरा भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा। दोनों ममालिक भारत के साथ शराकतदारी और दोस्ती और कुनबों के करीबी ताल्लुकात की तौसीक़ करेंगे, जो अमेरिका और भारतीय शहरियों को एक दूसरे के और करीब लाते हैं। मणिपुर में हर रोज हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। फौज और आसाम राइफल्स के एहलकार मणिपुर में मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान रेस्क्यू और इनखला का काम भी जारी है। देखते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। मणिपुर में तेजी से हालात मामूल पर आ रहे हैं और आम जिंदगी भी रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही है। रियासत में गुज़िश्ता 3 दिनों से तशद्दुद का कोई वाकया पेश नहीं आया है। रियासती हुकूमत ने ज्यादातर अजला में कर्फ्यू में ढील दी है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाजार में जरूरी खुर्दनी अशिया खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। मणिपुर द कर्फ्यू इज बीइंग इम्पोज्ड एंड no oil pump is opened and
minimum pump. For today, 16 pumps are open, and it is all controlled by government. Today onwards, for two-wheelers, they have allowed a maximum of rupees 300, and for four-wheelers, it was restricted up to rupees 1000. मणिपुर में फौज और असम राइफल्स के जवान मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। फौज और असम राइफल्स ने हालात को मामूल पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिफाजती दस्तों ने फंसे हुए लोगों को निकालकर राहत कैंपों में पहुंचाया है। इस दरमियान राहत और बचाव का काम और लोगों को वहां से निकालने का काम जारी है। मणिपुर में पढ़ रहे तमाम रियासतों के तलबा को महफूज निकाला जा रहा है। ऐसे ही कुछ तलबा पटना पहुंचे। बहुत खुशी हो रही है। कल तक मतलब जब तक सरकार का फैसला नहीं आया था कि बच्चे को वो ला रहे हैं, तब तक हम लोग का तो टेंशन से हालत खराब था कि बच्ची मेरी वापस कैसे आएगी। लेकिन अब जाकर सुकून है कि मेरा बच्चा आ रहा है। ज्यादा गोली सब चल रही थी आसपास, डर के साए में कट रहा था। कॉलेज में तो सही था, लेकिन बाहर में गोलाबारी चल रहा था तो डर लगता था कि कभी भी बम गिर सकता था। रियासती हुकूमतों ने मुतासरा के कुंबों को माशी मदद देने का ऐलान किया है। जिन लोगों के घर खत्म हो गए हैं, रियासती हुकूमत उनकी तामीर नौ कराएगी। रियासती हुकूमत मुसलसल लोगों से अमन बनाए रखने की अपील कर रही है। The free movement of stranded people is going on smoothly, and a large number of stranded persons have been escorted from Imphal to Churachandpur and nearby areas and nearby districts, and vice versa. A total number of 288 cases are registered. We have also started the exercise of inspection of SU camps, and that is going on with the help of Assam Rifle and local police. गौरतलब है कि 3 मई से रियासत में शुरू हुए तशद्दुद के सबब बड़े पैमाने पर इमलाक का नुकसान हुआ है। रियासत के हालात हसास बने हुए हैं। हालांकि अब कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दिल्ली के मशहूर और मुतनाज़ा एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मामले में मुलजिम साबिक वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर आज हाई कोर्ट में समाअत होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक इस मामले में सिसोदिया को मुलजिम बनाया है और इससे पहले कल सीबीआई ने समाअत के दौरान मनीष सिसोदिया की जमानत की मुखालिफत की थी। सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों का कहना है कि मनीष सिसोदिया का इस घपले में अहम रोल है और उसने ज़ाब्ते पर अमल किए बगैर ऐसे फैसले लिए जिससे सिर्फ कुछ सनतकारों को ही फायदा हुआ। दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान तनाज़े के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। ये अर्जी दिल्ली हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें दिल्ली में अफसरान की तैनाती और उनके तबादले के हक का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 18 जनवरी को समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली में इंतजामी खदमात को कंट्रोल करने के हक से मुतालिक होगा। मरकजी हुकूमत ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एक्ट पास किया था और इसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ और इख्तियारात दिए गए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच आज महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर भी अपना फैसला दे सकती है। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने महाराष्ट्र के सियासी बहरान के सिलसिले में उद्धव ठाकरे और वजीर आला एकनाथ शिंदे की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल की थी और 16 मार्च को फैसला महफूज कर लिया था। 5 जजों की आईनी बेंच ने 9 दिन की समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। इन दरख्वास्तों पर समाअत 21 फरवरी को शुरू हुई थी और इससे कबल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में जून 2022 में पैदा होने वाले सियासी बहरान से मुतालिक दरख्वास्तों को 7 जजों की बेंच को भेजने से इनकार कर दिया था। G20 के तरक्याती वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आज गोवा में आखिरी दिन है। 3 रोज इस मीटिंग के दौरान खवातीन की क़यादत में तरक्की के मौजू पर अलग से एक प्रोग्राम हुआ।
इस दौरान बहस में ये बात सामने आई कि सिनफी मसफ़ात और ख़वातीन की क़यादत में तरक्की का हदफ हासिल करने के लिए इक़्तिसादी, समाजी, सक़ाफ़ती और सियासी फ़ैसले लेने के अमल में ख़वातीन की पूरी शिराकतदारी होनी चाहिए। इस मीटिंग के अलग रंग भी हैं, जिसका जायज़ा लिया हमारी नुमाइंदा नंदिता डागर ने। राजस्थान की मुलैला रीजन में जो कुम्हार हैं, यानी वो सदियों से और दशकों से बनाते आ रहे हैं इस तरह के प्लाक्स। मिट्टी के बर्तनों के अलावा मिट्टी से ही ये प्लाक्स बनाए गए हैं। और मुलैला रीजन की जो आमतौर की रोज़ाना की ज़िंदगी है, जैसे किसान हल चला रहे हैं या औरतें पानी भर कर ला रही हैं या लोग नाव में सफ़र कर रहे हैं, देवी देवताओं के अलावा ऐसी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की इमेजेस हैं वो इन मिट्टी के प्लाक्स ये बना रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं वो पद्मश्री अवॉर्डी हैं श्री चतुर्भुज कुमार जी, और उन्होंने ये प्लाक्स बनाए हैं। तो G20 मीटिंग में ये इंडिया की सदियों पुरानी ट्रेडिशंस और क्राफ्ट्स जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं डेलीगेट्स को और पार्टिसिपेंट्स को। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गोवा से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी आज अपने सेंट्रल कैंपस में U20 मुशावरती इजलास की मेज़बानी करेगा। इसका मौजू मौसमियाती तब्दीली और आफात की शिद्दत को कम करना है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को एक साल के लिए यानी कि 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की सदारत संभाली है। थीम से मुतालिक अहम पहलुओं पर 4 पैनल मुबाहिसे होंगे। ये मीटिंग नौजवानों के लिए एक मौका है और वो आगे आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इसमें वो इस बारे में बात कर सकते हैं कि वो मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं और पहले मरहले की वोटिंग का काम 34 अजला में पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। और इसके जरिए यूपी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत के बल्दियाती इदारों का इंतखाब किया जाएगा। 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर नगर और अयोध्या के मेयर और काउंसिलरों के इंतखाब के लिए 6111 पोलिंग मकामात और 1798 पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं। इन 38 अजला में वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक होगी। दूसरे मरहले में अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए 1.92 करोड़ से ज्यादा वोटर अपना वोट डालेंगे। 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के मेयर के ओहदे के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के काउंसिलरों की 581 ओहदों के लिए 3840 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी तरह से 95 म्युनिसिपल काउंसिलों के सदर के ओहदे के लिए 969 और बल्दियाती काउंसिलों के लिए 2520 अराकीन के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायतों के 267 चेयरपर्सन के ओहदों के लिए 2,942 उम्मीदवार और नगर पंचायतों के लिए 3,459 ओहदों के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब के अमृतसर में रात देर गए गोल्डन टेम्पल से कुछ दूर एक धमाके की आवाज सुनी गई। वाकये की इत्तला मिलने के बाद पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस को तकरीबन 12:15 पर ये इत्तला मिली और पुलिस धमाके की तहकीकात कर रही है। ताहम पुलिस के मुताबिक अभी तक धमाके की वजह की तस्दीक नहीं हो सकी है। जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद पुलिस ने श्री गुरु रामदास जी निवास भवन के बाहर मुश्तबा अफराद को घेरा। 8 मई को भी गोल्डन टेम्पल के करीब हेरिटेज स्ट्रीट में धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ था और 6 मई को भी इसी जगह पर धमाका हुआ। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुल्क में घरेलू सतह पर टेक्नोलॉजी को और तरक्की देने की अपील की है ताकि लागत भी कम हो और दरामदात पर मुल्क का इन्हिसार कम किया जा सके। CII के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत का ऑटो सेक्टर चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली में CII की पायदार तरक्की पर एक तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में तरक्याती प्रोग्रामों की लामरकजियत की जरूरत है और यही वजह है कि हुकूमत ब्लॉक सतह पर
फलाही स्कीमों को नाफिज करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने सनत से अपील की है कि वो शहरों में पानी की कमी और आलूदगी जैसे मसाइल का तकनीकी हल तलाश करें और पायदार सयाहत में सरमायाकारी करने की अपील की ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 5 सालों में भारत का ऑटो सेक्टर अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा। Once upon a time, the China was number 1, China is number 1, then USA number 2, and Japan was number 3, and India was number 4. But now the situation is changed. We surpassed Japan, and our number is now number 3rd. And I am confident that within 5 years, we will be number 1 in the world. पायदार तरक्की के लिए भारत की कोशिशों की सनती शोबे ने खुलकर तारीफ की है। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद, मिशन लाइफ और मिलेट्स पर पीएम मोदी की तवज्जो के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इंडिया जो एक और दिशा दिखा रही है दुनिया को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में, जो कि एक लाइफ कार्यक्रम से, और मेरे ख्याल से ये जो मिलेट्स का कार्यक्रम जो इंडिया ने अवेयरनेस रेज की है, जिसके कारण यूएन ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिकॉज मिलेट्स एक बहुत ही प्लैनेट फ्रेंडली और रेजिलिएंट और न्यूट्रिशियस क्रॉप है, और आज की तारीख में जबकि एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज से हिट हो रहा है, ये एक उसका सोल्यूशन का एक डेफिनेटली एक पिलर है। सो इंडिया की लीडरशिप मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बढ़िया है, सबसे आगे है और वेरी इंस्पायरिंग है। हिंदुस्तान की G20 की सदारत में पायदार तरक्की के हवाले से रुकन ममालिक के साथ संजीदा बातचीत जारी है, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीफ की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के साल 2070 नेट जीरो के हदफ की हिमायत की है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाले हंगामे के हवाले से मुल्क से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मरीजों को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां इमरान के जालिम दौर हुकूमत में हो जाती थीं, उनके दौर हुकूमत में इंतकामी कार्रवाइयां हुई। इमरान नियाजी की हुकूमत में 4 साल में कोई केस नहीं हुआ। चेहरा देखा गया कि किसको जेल भेजना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को घेर लिया। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो तमाम अखबारात ने कर्नाटक में कल हुई असेंबली इंतखाबात की वोटिंग की खबर को ही सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की भी सुर्खी यही है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में 66% पोलिंग दर्ज की गई है। इसके बाद जो अहम खबर है वो पाकिस्तान के हवाले से ही है, जहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। उसी के हवाले से इसमें कई खबरें सुर्खियाँ बनी हैं, जहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में तशद्दुद का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा और उनको 8 रोज़ा रिमांड पर भेज दिया गया है। और वहीं उनके खिलाफ जो तोशा खाना केस चल रहा था उसकी भी कल समाअत हुई, जिसमें उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वहीं इसी क्लिप में एक और सुर्खी है जिसमें लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है। इसी के बाद ही इसी में खबर है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को बड़ी राहत देते हुए कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रकम वसूली के एक मामले में दोबारा जांच के बाद दोनों को बेगुनाह करार दे दिया है। तो ये पाकिस्तान के हवाले से इसमें तकरीबन कई सुर्खियाँ इसमें शाये की गई हैं जो काफ़ी अहम हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की सुर्खियाँ भी नज़र डाल लेते हैं, जहाँ सीबीएसई के नताइज से मुतालिक फर्जी नोटिस जो वायरल हुआ था उसके बाद सीबीएसई ने वजाहत की है कि अभी नताइज का ऐलान नहीं हुआ है। और आगे की खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां हज का महीना शुरू होने वाला है और इसी के हवाले से हज कैंप और परवाज़ों से मुतालिक तैयारियां ज़ोरों पर हैं। तमाम हज कमेटियां जो हैं वो परवाज़ों और इसकी तैयारी के हवाले से मीटिंग्स कर रही हैं।
आगे की खबर भी देख लेते हैं, जहां बैनुल-अक़वामी यहाँ पे खबर है, यूपी से है। मदरसों में प्राइमरी के लिए सरकार से अब माली ताउन नहीं मिलेगा। जितने भी तमाम मदरसे यूपी में हैं, अब उनमें जो प्री प्राइमरी के लिए सरकार की तरफ से माली ताउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसी के आलमी सफ़े से जो हमने खबरें ली हैं वो भी देख लेते हैं। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए हिंदुस्तान व इंडोनेशिया पहल करें। इसके बाद यहाँ पर ब्राज़ील के सदर ने ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए हिंदुस्तान और इंडोनेशिया को अमन मुज़ाकरात में मदऊ करेंगे। और आगे खबर देख लेते हैं, जहां इमरान खान की गिरफ्तारी पर आलमी पैमाने पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कानून के एहतराम पर जोर दिया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे हुए हैं। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है और यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हम आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। IPL 2023 का 56वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। कोलकाता की टीम आखिरी मैच जीतकर मैदान में उतर रही है, तो वहीं जब राजस्थान रॉयल्स को अपने आखिरी मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल पर मजबूत दिखाई दे रही है और उसने 11 में से 5 मैच जीते हैं और वो 10 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर है। और इसी के साथ ही कोलकाता की टीम रॉयल्स से एक मकाम नीचे यानी कि 6ठे मकाम पर है और उसके अकाउंट में भी 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन खराब रन रेट की वजह से वो राजस्थान से नीचे है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।